हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो बेसिक अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक अलजेब्रा। अब बेसिक अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे वेरिएबल्स पता होना चाहिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए अलजेब्रा के अंदर। तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल्स, जैसे किसी भी एक जगह देखा होगा अलजेब्रा का नाम जब आता है तो वेरिएबल्स एक्स वाई, कहीं कहीं ए और बी भी होता है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू मतलब डिफाइन नहीं होती या फिर पता नहीं होती उस टाइम के लिए, जब तक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड ना करी जाए। तो किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बनाने में इन सब में वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, एक्स कॉमा वाई या ए बी। ये सब वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डब्ल्यू जेड। वेरिएबल तो एक तरीके का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लिया, स्मॉल में कैपिटल में, वो वेरिएबल हो गया जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स के जस्ट आगे लिखे जाने वाला नंबर जो भी होता है। जैसे 3x है कहीं पे, तो इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है और 3 जो है इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के जस्ट आगे जो लिखे जाते हैं नंबर, उनके मल्टीप्लिकेशन में वो कहलाते हैं कोफिशिएंट। जैसे कुछ भी ले लो, 2y है ना, 3z, तो ये सब हमारे क्या है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के सामने आने वाले कोफिशिएंट कराते हैं। ऐसे ही इक्वेशन के अंदर एक चीज़ होती है कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन के पार्ट हैं सारे, तीनों जो है ये इक्वेशन में आते हैं। हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लीनियर का पता होना चाहिए। अभी कांस्टेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए लीनियर क्या होता है। तो जैसे कोई भी वेरिएबल है, इसके ऊपर हम जितनी भी पावर चढ़ा देते हैं, पावर को मैं अभी स्मॉल p मान ले रहा हूँ, तो हम जितनी भी पावर चढ़ाएंगे वो पावर कहलाती है इसकी डिग्री। ठीक है, ये सब चैप्टर पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा लोगों ने, कि जो भी वेरिएबल की पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है x+3, तो इसके पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी 1। ठीक है, कहीं पे लिखा है x⁴ + 2x, इसमें जो मैक्सिमम पावर जितनी होती है, अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ऐसा नहीं है इसकी डिग्री 1 होगी, मैक्सिमम पावर देखते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है और कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी हमारी जितनी भी। और सेम वेरिएबल में देखते हैं डिग्री जो भी है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर क्वाड्रेटिक में हम डिवाइड कर देंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। हमारी डिग्री जो भी दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसी है। ठीक है, जैसे किसी इक्वेशन में अगर x की पावर 1 है, अगर अगर मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल पे वो पक्का नहीं है, y भी हो सकता है यहाँ। अगर x की पावर 1 है तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन के अंदर x में अगर वेरिएबल जो है सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल आ जाते हैं x और y, तो 2 वेरिएबल कहलाता है। सिंगल वेरिएबल लेके बता रहा हूँ, x की पावर 1 है तो लीनियर, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 है तो क्यूबिक, x की पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ये सब इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, उसमें जितनी भी हमारी इक्वेशन दिखेंगी उन वेरिएबल्स की पावर, मैक्सिमम पावर जो होगी, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर इन इक्वेशन, मैक्स पावर इन इक्वेशन। डिग्री हमारी होती है मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन के अंदर है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। हमें अभी मैक्सिमम पावर 1 की बात करनी है, लीनियर। 2 वेरिएबल का क्या मतलब होता है, 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल आ जाएंगे, x और y, और p और q भी हो सकते हैं, u और v भी हो सकते हैं। मतलब 2 अननोन क्वांटिटीज़ पता होंगी हमें, मतलब 2 अननोन क्वांटिटीज़ का पता लगाना है। अननोन क्वांटिटीज़ मतलब
वेरिएबल्स, ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स के लिए हमें एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। पेयर मतलब यहाँ पे हमेशा 2 इक्वेशन देखी मिलेंगी। जैसे एक इक्वेशन अगर दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो दूसरी इक्वेशन भी होगी 3x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। हमेशा 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, वरना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। एक्स और वाई की कभी वैल्यू नहीं निकल सकती जब तक इक्वेशन 2 नहीं दे रखी हो। पेयर का मतलब है 2, लीनियर इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन मतलब 1 पावर वाली, डिग्री 1 वाली, और 2 वेरिएबल मतलब इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एक चीज़ और, हाँ, इक्वेशन क्या होती है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 3y प्लस 5, ये इक्वेशन नहीं है जब तक ये इक्वस टू 0 या इक्वस टू ये कॉन्स्टेंट के भी हो सकता है। जैसे ये उठ के अगर इधर जाएगा तो ये -5। बहरहाल इक्वस टू का निशान आए बगैर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, इक्वस टू का निशान आना ज़रूरी है। इक्वस टू का निशान जब आएगा तभी वो कोई भी चीज़ या कोई भी हमारे वो अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ इक्वेशन तब तक नहीं कहलाएगी जब तक इक्वस टू का निशान नहीं होगा उसमें, ठीक है। और 2 वेरिएबल ये सब बता दिया। अब हाँ, बार बार ये जब लिख रहे हैं हम, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें हम देख लें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, v से डिनोट कर रहा हूँ, वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, चलो ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। इसके आगे वाला कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है हमारा, है ना, ये भी एक कोफिशिएंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। मैंने कांस्टेंट छोड़ दिया था, तो कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता, अकेला इकलौता होल नंबर या इंटीजर कह लो, कुछ इंटीजर कह लेंगे क्योंकि ये माइनस में भी हो सकते हैं। ज़ीरो तो नहीं, ज़ीरो तो खैर वो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंटीजर दिखेंगे, माइनस प्लस अंडर रूट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर बहरहाल कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच ना हो। और ये इक्वेशन कब बनेगा? जब ये इक्वस टू किसी चीज़ LHS मतलब RHS दो जगह आ जाएंगी इसमें इक्वस टू के निशान पे, तब ये कहलाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ये सब अलजेब्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे ये मीटर नहीं रहा। जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की? तो जनरल फॉर्म एक होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारी दोनों इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहली, और ये दूसरी, तो ये बन के मिलके बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये a1 b1 c1 ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 8 कुछ भी, बस ये वेरिएबल्स ही रहेंगे, इनकी वैल्यू हम आगे निकालेंगे, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है हमारी, जनरल फॉर्म है या फिर जनरल इक्वेशन कहते हो। जनरल फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। हमेशा 2 इक्वेशन बनेंगी तभी जाके ये 2 वेरिएबल सॉल्व होंगे। सिंगल अगर वेरिएबल दे रखा होता है तो वो एक इक्वेशन से भी निकल जाता है। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो ये बराबर, बस बहुत आसान, x बराबर -3, बहुत आसानी से निकल आया ये, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। हमेशा अगर 2 वेरिएबल हैं तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम हमें 2 इक्वेशन होना ज़रूरी है। अब x और y की जो वैल्यू होंगी, x और y की जो वैल्यू होगी वो कहलाती हैं इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कह लें या फिर इसे एक और नाम देते हैं जो पॉलिनोमियल में भी है, ज़ीरोज़ नाम होता है इनका। क्यों होता है ज़ीरोज़? क्योंकि इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लो इस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 2 निकल के आई, ठीक है, और y की वैल्यू 3 निकल के आई, तो हम जब इसमें 2 और 3 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर, या LHS बराबर RHS। अगर 0 नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट है, तो LHS बराबर RHS आएगा। मोस्ट ऑफ द केस में अगर कॉन्स्टेंट्स आ इधर होंगे तो 0 आएगा, तो इसी वजह से ज़ीरोज़ कहते हैं और ये सॉल्यूशन कहते हैं, जिसपे ये LHS बराबर RHS हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, लीनियर इक्वेशन
मतलब अगर लीनियर कोई भी इक्वेशन है तो पर वेरिएबल उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, यानी डिग्री अगर 1 है तो लीनियर डिग्री के हिसाब से होता है, डिग्री 1 है तो लीनियर, हमेशा एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा पर वेरिएबल। इसकी कभी दो वैल्यू निकल के नहीं आएंगी, हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगी। क्वाड्रेटिक में हमेशा दो सॉल्यूशन आते हैं, जिसकी पावर 3 होती है क्यूबिक, उसमें हमेशा 3 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो ये कभी कभी आ जाता है, कहीं कंपटीशन होता है या कुछ, तो उसमें हमेशा पूछ लेते हैं। तो ये कोई भी इक्वेशन दे दी है, x⁴ + 2x² + 5x + 9 = 0, तो ये पूछेगा कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी मैक्सिमम सॉल्यूशन, ठीक है। कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इतने ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम, हाउ मैनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, ऐसे करके। तो इसके कितने होंगे मैक्सिमम, इसका आंसर होगा 4, जितनी मैक्सिमम डिग्री है। इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है। 2 भी है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री 4 है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसके 4 ही सॉल्यूशन होंगे, 4 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कभी 5 नहीं हो सकते। तो ये जनरल फॉर्म वगैरह थी, आज पे और एनसीईआरटी रखेंगे इसे। थोड़ा सा रफ हो रहा है ये। बहुत दिनों बाद इस्तेमाल हो रहा है बोर्ड, इस वजह से थोड़ा रफ चल रहा है ये। इसमें होता है एड्जॉर्प्शन, मार करके जो पार्टिकल है इंक के, एड्जॉर्प्शन 12th में आएगा सरफेस केमिस्ट्री में। एब्जॉर्ब होती है कोई चीज़, स्पंज में पानी है एब्जॉर्ब होता है, इसमें एड्जॉर्ब होता है। खैर, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, यहाँ कर लिया हूँ इसे थोड़ा सा, एक बार देख लूँ विजिबल पर, ठीक है। एग्जाम्पल 2, इस वक्त तो हमें बस ये वो सिखाएगा इक्वेशन बनाना। पहला एग्जाम्पल मैंने स्किप कर दिया है, उसमें कहानी है थोड़ी सी, सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा उसे, वो कर लेंगे खुद ही, होमवर्क है वो, इन सब के बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 ये कह रहा, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। रोमिला नाम की एक लड़की है, वो एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और उसने क्या खरीदा, उसने खरीदी 2 पेंसिल खरीदी, है ना, और 3 इरेज़र खरीदी। तो उसे कितने रुपए की पड़ी वो, उसे पड़ी वो 9 रुपए की मिला के, ठीक है। ये रोमीला का डाटा है। फिर उसी की दोस्त एक सोनाली गई थी, सोनाली के बारे में लिखा है कि उसने, सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेज़र खरीदी। होता है ना लड़कियों में बराबरी का होता है कि इसने 2 पेंसिल खरीदी हैं तो मैं 4 पेंसिल खरीदूंगी, इसने 3 इरेज़र खरीदी हैं तो मैं 6 इरेज़र खरीदूंगी, तो इनमें बराबरी चल रही है। इसने इससे डबल पेंसिल ही खरीदी और डबल ही इरेज़र, तो जाहिर सी बात है पैसे भी इसे डबल देने पड़ेंगे, ठीक है। बराबरी में थोड़ा घाटा हो गया इसे। अब ये कह रहा है कि इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाओ और एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली दिखाने का मतलब है कि उसे लीनियर इक्वेशन दिखाओ, ग्राफ इसका बनाएंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे जब। तो बहरहाल पेंसिल और इरेज़र की हमें कॉस्ट नहीं पता, वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम लेट कर देते हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इरेज़र बी वाई। तो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, एक अगर पेंसिल एक्स की है,
जैसे एक टॉफ़ी 5 रुपये की, तो 5 टॉफ़ी कितने की होंगी, 5 × 5 25 रुपये की। ऐसे ही एक पेंसिल एक्स की है तो 2 कितने की होंगी, 2 × x यानी 2x की। ऐसे ही 3 इरेज़र 3y की हो जाएंगी, बराबर 9। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। दूसरी इक्वेशन, एक इरेज़र एक पेंसिल x रुपये की तो 4 पेंसिल 4x की हो जाएंगी। एक इरेज़र y रुपये की है तो 6 इरेज़र 6y की हो जाएंगी, बराबर 18। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन, तो हमारा पहला टास्क तो पूरा हो गया जिसमें ये कह रहा था एल्जेब्रिकली दिखाना है। अब ग्राफिकली बचा हमारा, किसे ग्राफिकली कैसे दिखाएं। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए सबसे पहले ग्राफ हमेशा 2 अलग अलग का बनेगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। इक्वेशन थोड़ा ऊपर करके लिख लेंगे, ग्राफ भी बनाना है ना। बहुत दिनों के बाद के चक्कर में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इक्वेशन थी हमारी 2x + 3y बराबर 9, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी क्या थी, 4x + 6y बराबर 18, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। तो पहली इक्वेशन का ग्राफ हम इधर बना ले रहे हैं, 2 मिनट पार्टीशन कर दे रहे हैं इसका। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन 1। 2x + 3y बराबर 9। ठीक है। अब इसका जब बॉक्स बनेगा तो x वेरिएबल इधर छोड़ देते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं। जैसे 2x 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 - 3y, है ना। x 2 जो है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो 2 ये डिवाइड में चला गया, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है। ऐसे y की भी निकाल सकते हैं, कोई वो अपनी मर्ज़ी रहती है। जैसे इन्होंने y की निकाली है, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है वो। तो ऐसा करते हैं, y की निकाल लेते हैं, y रखते हैं, y निकालना आसान रहता है। तो 3y बराबर, y निकालना है तो y इधर रहने दो, बाकी सब उधर। 9 - 2x और 3 जो है वो किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो ये y की हमारी एक फॉर्म बन, y की इक्वेशन बन गई, किसके किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। ठीक है। x के बिना कभी ये y सॉल्व नहीं हो सकता, x की वैल्यू होगी तभी y की निकल के आएगी। अब हम एक डिब्बा बनाते हैं, इधर इधर ही बना ले रहा हूँ मैं। 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई एक और बना दे रहे हैं इसमें, है ना। अब x की वैल्यू क्या रखूं, जो y की सिंपल सी वैल्यू आ जाए, ऐसा करके कुछ रखते हैं। x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के देख लो। 9 - 2 × 0 0 हो गया, ये 3, मतलब 9/3 बचा, 3 3 तो 9। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 3। ऐसे ही x की वैल्यू रखते हैं हम, क्या रखें, कुछ ऐसी रखनी है जिससे आसानी हो। x की वैल्यू 4 × 8 नहीं, 2 × 4, हाँ x की वैल्यू रखते हैं 3। तो 3 रखने से क्या आएगा, y बराबर 9 - 2 × 3/3 मिल जाएगा। 9 3 2 6/3, 9 3/3 यानी 1 आ गया इसका। ये 1 वही रखने पे, 3 रखने पे ये कितनी आ रही है, 1। ठीक है। ऐसे ही ये रख सकते हैं हम 6, 6 रख दो इसकी वैल्यू, y की x की वैल्यू रख सकते हैं हम 6। 6 रखने पे कितनी आएगी, -6 कितनी रखें, 3 2 6 तो रख दी हमने। और क्या रख सकते हैं, -3 रख देते हैं, -3। -3 रखने से क्या मिलेगा, y बराबर 9 - 2 × -3/3, यानी 9 3 2 +6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 15/3, 3 5 15। इन्होंने देखो इसमें इसमें इन्होंने पॉइंट वगैरह में लिए हैं वैल्यू, हमने वो नहीं ली, तो ये y की वैल्यू आ गई इसमें 5। ठीक है। अब इसके हिसाब से ग्राफ वगैरह बना देंगे इसका।
ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अब बस ऐसे करके ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसमें ये ओरिजिन हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इधर निगेटिव होती है -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो x की वैल्यू x में 0 चले, y में 3 चले, तो एक पॉइंट तो ये आ गया है ना। ऐसे ही x में 3 चले, y में 1 चले, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। x में चले -3, y में चले 5, तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पेपर बनाने पे एकदम क्लियर आएगा। ये हमारी बन गया इसका ग्राफ। इसके ऊपर इसका नाम लिख देंगे इस इक्वेशन का, 2x + 3y = 9। सही है। अब इसी में ही रोमिला वाले में इसी में ही करते हैं। अब इसी में ही जो है हम इसका बना ले रहे हैं साइड में, इसका बॉक्स। दूसरी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2, वह हमारी 4x + 6y = 18। ठीक है, तो इसका भी y में ही ग्राफ बना ले रहे हैं। 6y = 18 - 4x, y = 18 - 4x/6। ठीक है, अब इसका भी डिब्बा बनेगा ऐसे ही, दूसरी इक्वेशन का भी x y, 3 पॉइंट देंगे इसमें भी। तो पहला पॉइंट क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, 6 3 18 है ना। x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 4 से 12, 18 - 12 गए, कितने बचे 6, 6/6 1। x की वैल्यू कितनी रखें, -3 रख के देखते हैं, 4 3 18, -3 पे 12 हो जाएगा अपॉन 6, 18 और 12 ये 30 आएगा अपॉन 6, 6 5 30, ये 5। देखो वही पॉइंट आ रहे हैं, अभी इसका बताऊंगा मतलब क्या है। अब वही पॉइंट प्लॉट करने पे जो ये लाइन है वो यही आएगी वापस, ये वाली इक्वेशन भी इसी लाइन पे आएगी, 4x + 6y = 18। अब ये बराबर आने का मतलब क्या है कि ऐसे समझो ऐसा कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है, हमेशा लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये बात सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के 3 कंडीशन ही हो सकती हैं मैक्सिमम, 3 कंडीशन ही हैं स्ट्रेट लाइन की, उससे ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकती। कि या तो अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी भी पॉइंट, ज़रूरी नहीं है बीच में, किसी भी पॉइंट पे। या तो पहली कंडीशन ये है कि इंटरसेक्ट कर सकती हैं वो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल हो जाएं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि वो कोइंसिडेंट हो जाएं, कोइंसिडेंट, ये दूसरी कंडीशन है पैरेलल की। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल। 2 लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक ही लाइन है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी पड़ी हुई है, ये 2 लाइन्स हैं एक दूसरे के ऊपर है। दूसरे कोइंसिडेंट का मतलब ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे, हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इसी के ऊपर है। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं जो 2 लाइन कट करती हैं। अब ये ना आए किसी के दिमाग में कि सर ऐसा ही तो हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, तो ये भी तो देखो कि ये लाइन क्या होती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो ये देखो आगे जाके मीट कर रही हैं, आगे जाके इंटरसेक्ट। तो नॉन पैरेलल लाइन की कंडीशन यही है। किसी के दिमाग में आया होगा पैरेलल के बजाय नॉन पैरेलल भी तो हो सकती है। चौथी कंडीशन नॉन पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन पैरेलल होगी आगे जाके एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, पैरेलल आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो या तो इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब पैरेलल, या फिर हर जगह इंटरसेक्ट करेगी मतलब कोइंसिडेंट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती जिसमें पैरेलल ना हो के नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाए। नॉन इंटरसेक्टिंग में वो आगे जा मतलब नॉन पैरेलल में वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 था, इसे हमने वर्ड प्रॉब्लम ही थी जिसमें परेशानी होती है। वर्ड प्रॉब्लम की बस एक ही की है, हमेशा ये बताऊंगा जो चीज़ नहीं पता है उसमें वर्ड प्रॉब्लम में उसे x मान लो या y जो भी वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 वेरिएबल रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल 3 करते हैं।
इसे मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y। तो ये एग्जाम्पल 3 है, दो रेल्स हैं तो वो इक्वेशन की तरह हमें दे रखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, -4 बराबर 0, ये हमें पहली इक्वेशन दे रखी है। 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसे हमें ज्योमेट्रिकली दिखाना है, एल्जेब्रिकली दिखाई नहीं है क्योंकि एल्जेब्रिकली वो पहले से ही दे रखा है। तो ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए फंडा मालूम ही है, हम इस बार ग्राफ इधर बनाएंगे। ठीक है, इधर खाली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 अगर देखें हम तो वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगर y में ऐसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर, ये उधर जाके 4 प्लस का हो जाएगा और ये x जो हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में जो इधर होता है वो उधर जाके पॉजिटिव का होता है, अगर माइनस का हो प्लस का होता है उधर जाके माइनस का होता है। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ तो जाके डिवाइड में, और ज़ीरो के मतलब इक्वल्स टू की तरह अगर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 2 यहाँ पे ये 4 करके दिखाऊँ, 4 इधर है तो समझ में आ ही जाएगा, प्लस में चला गया माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो ये 2 डिवाइड में चला गया, तो ये y बन गया हमारा, किसके टर्म में, x के टर्म में। अब इसका डिब्बा बना दो। ठीक है, x, y। तो इसमें तो छूटे कुछ भी रख दो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 0 4, 4/2 2। x की वैल्यू 2 रख दो तो 4 माइनस 2 2, 2/2 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दो, इसकी वैल्यू 4 रख दो तो y की वैल्यू 0। ठीक है, ये तो इसके बड़े आसान थे पॉइंट, 0 2 4 2 1 0। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब इधर क्या करो, 4y इधर ही छोड़ दो, 12 इधर गया पॉजिटिव और 2x इधर गया निगेटिव, पॉजिटिव है 12 इधर निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, 2x इधर पॉजिटिव था उधर जाके निगेटिव, 4 मल्टीप्लाई में बचा है y के साथ तो 4 डिवाइड में चला गया, ये y बन गया हमारा x के टर्म में। अब x की जो जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y आता जाएगा इसका डिब्बे में। डिब्बा बनाया है हमने और ये बना दिए 3 ब्रैकेट और ये x ये y। अब x की वैल्यू रखते हैं हम 0, तो 4 कितना है, ये 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12/4, 4 सीधा 12। ठीक, x की वैल्यू रखते हैं हम 2, 2 टू द 4, 12 में 4 गए 8, 8/4, 4 टू द 8 2। करके देख लो ये तो 12, x की वैल्यू 2 रख दी, 4 12, 2 टू द 4/4, 12 में 4 गए 8/4, 4 टू द 8, वही 2 आ गई। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। और x की वैल्यू रख दो, कितनी रख दें, 4 रख दे रहे हैं, 4 रखने पे y की वैल्यू है ना, 4 रखने पे y की वैल्यू 12 माइनस 2, x की वैल्यू 4/4, 4 टू द 8, 12 माइनस 8/4। ठीक है, 12 माइनस 8 4 ही होता है, 4/4 1 आ गया, तो ये आ गई 1। सही, तो इसके भी पॉइंट मिल गए, इसके भी पॉइंट मिल गए। अब बनाते हैं ग्राफ। निगेटिव में कोई पॉइंट है नहीं तो निगेटिव का थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव का इतना ही रखेंगे बस। ये हमारा ग्राफ बन गया, इसमें हम पहले वो बना दें अपने नॉर्मल पॉइंट 1 2 3। थोड़ी टेढ़ी लाइन बनी है क्या, हाँ टेढ़ी है। सही है। अब चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस में है नहीं तो मैं बना नहीं था, ये ओरिजिन है। 0 पहली इक्वेशन के लिए, x में 0 चले y में 2 चले, ये रहा पॉइंट 0, 2।
एक्स में 2 चले, वाई में 1 चले, ये रहा पॉइंट। एक्स में 4 चले, वाई में 0 चले, तो ये रहा पॉइंट। ठीक है, इन्हें कर दिया हमने जॉइन। थोड़ा सा इधर आएगा, इधर थोड़ा सा इधर बना लो, चलो ये रहा 4। ठीक है, ये रहा 4,0 और दूसरा क्या था 2,1। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट आएगा। ये हमारी पहली लाइन बन गई। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, x + 2y - 4 = 0। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, x में 0 चले, y में 3 चले, x में 2 चले, y में 2 चले, x में 4 चले, है ना, और y में चले हम 1। तो ये रहा दूसरे पॉइंट, और इसका जो ग्राफ बना वो बना ऐसा। तो ये कैसी लाइन से, अगर इसे ढंग से बनाए तो ये हमारी लाइन्स हैं पैरेलल। ठीक है, ये दोनों क्या क्या किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की। पहली किसकी थी, पहला एग्जांपल जो दूसरा एग्जांपल कराया था रोमिला वाला, वो किसकी कंडीशन थी, कोइंसिडेंट की। एक ही पे आ रही थी दोनों लाइनें। इसकी इक्वेशन भी लिख दो, इसी के ऊपर लिख दो 2x + 4y -12 = 0। ये इसकी इक्वेशन है। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, ये अभी आगे पढ़ेंगे कि जहाँ लाइन दो कट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, पानी पी लूँ। हाँ, वो कहाँ गया हमारा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 था। इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। सॉरी। हाँ, इसे कहाँ रखें, यहाँ रख दे रहे हैं। तो अब आ गई एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाथ में पकड़ लो इसे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो ये एज वाले में ज़्यादातर परेशानी होती है। एज वाले में नहीं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा तो उसमें बच्चों की परेशानी होगी, खास करके 10th 9th, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है इसमें इसे लैंग्वेज समझना। जिसने इसकी लैंग्वेज समझ ली उसे वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगती। तो आफ्ताब अपनी बच्ची से कुछ बात कर रहा है एज वगैरह की, ठीक है, कि वो इतना है तो वो इतनी है, वो 3 गुना है, वो 2 गुना है। तो सबसे पहले हम उन दोनों की एज नहीं मालूम, तो इसी को लेट कर ले लें। लेट आफ्ताब एज बी एक्स एंड हर डॉटर एज बी वाई। इसकी एक्स हो गई, इसकी एज वाई हो गई। ठीक है, अब 7 years एगो की बात करते हैं अगर, तो 7 years एगो, 7 years एगो अगर देखे जाएँ तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी होगी, आफ्ताब की एज होगी 7 साल पहले x - 7। ठीक है, और उसकी हर डॉटर, नाम नहीं है तो डॉटर यूज़ कर रहे हैं, हर डॉटर एज कितनी होगी y - 7। अब इसका कहना क्या है, 7 साल के पहले का, ये कह रहा है 7 साल पहले वो 7 टाइम्स था। ठीक है, आफ्ताब जो है 7 टाइम्स था। अब
जैसे तुम लोग का कोई, जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा हैं, वो तुमसे 10 गुना बड़े हैं, तो उनके बराबर अपने आप को लिखने के लिए और अपने में 10 मल्टीप्लाई करोगे या उनके में 10 मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 10 साल बड़ा है कोई तुमसे तो उसके बराबर अपनी एज लिखने के लिए यहाँ इक्वस टू आएगा ना, y-7 के इक्वस टू। तो अपने में उन 10 प्लस करोगे बराबर करने के लिए उनके, या उनके में 10 प्लस करोगे, उनके में 10 प्लस करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो और बड़े आएंगे, तुम और छोटे हो जाओगे। तो अपने में 10 साल अगर बड़े हैं तो अपने में 10 ऐड करोगे, तब जाके वो बराबर बराबर एज होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 7 टाइम्स था, तो 7 हमेशा छोटे वाले में ऐड करते हैं, या मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 टाइम्स है तो 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कहता है अगर 7 साल बड़ा था 7 ऐड करते हैं इधर, बराबर लाना है ना, तो छोटी वाली साइड में ही तो करेंगे, छोटी वाली साइड में करेंगे। अब इसके बराबर आ गई है, बच्ची में 7 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्ताब जो है, आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसके डॉटर से 7 गुना है, यानी इसे इसकी डॉटर की 7 गुना करोगे तब जाके आफ्ताब के बराबर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये इसे कर दो x-7, ये जाएगा 7y-49, उठा के इधर लिया है x, 7y इधर आके -7y हो गया, -7 है, 49 आके इधर +49 हो गया, बराबर 0। x-7y, और ये एक प्लस का एक माइनस का दोनों आपस में -49 में 7 गए, 42 प्लस का बराबर 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब पहली इक्वेशन के साथ अब दूसरी की बात करते हैं, इधर ही कर ले रहे हैं। दूसरी क्या कह रहा है ये 3 years फ्रॉम नाउ, तो अब अगली कंडीशन है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। सबसे पहले 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, सबसे पहले ये उनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज ही लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हर डॉटर। ठीक है, तो आफ्ताब 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+3 अपनी प्रेजेंट एज से। जैसे 7 साल पहले x-7, पीछे जाते हैं तो घटाएंगे एज, मतलब साल उतने, आगे जाएंगे तो उतने जोड़ेंगे। ये तो बहुत कॉमन बात है। हर डॉटर कितना हो जाएगी, वो डॉटर हो जाएगी y+3। अब ये कह रहा है मैं 3 गुना हूँ, तो बस इक्वेशन कर इक्वेट करने के लिए छोटी वाली साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। x+3 बराबर 3y+9, उठा के इधर लाए तो x-3y, 3 - 9 - 6 बराबर 0, प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा ना। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एल्जेब्रिकली मैंने कर दी है, और ग्राफिकली अब ये बहुत आसानी से हो जाएगी। ग्राफिकली करना पीछे सिखाया, इसको 7y इधर ही रहने दो, सब उधर ले जाओ, 7 भी डिवाइड में y की टर्म, y बन जाएगा x के टर्म में। डिब्बे में x की वैल्यू एज्यूम करते रहो, x की वैल्यू हमारे ऊपर एज्यूम है, छोटी छोटी करते हैं ताकि ऊपर नीचे अगर डिवाइड में कट कटा के y की वैल्यू भी ऐसे नंबर आए जिन्हें हम प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर दिक्कत आएगी बच्चों तो इसमें भी मैं कर दूंगा, वो ग्राफिकली भी ये सॉल्व कर दूंगा बाद में। और ग्राफिकली अब हो जाएगी ये। सबसे ज़्यादा तो परेशानी उसमें होती है ना, लैंग्वेज समझने में। लैंग्वेज अब मैंने समझा दी, अब तो ग्राफिकली हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, एक कोच है क्रिकेट टीम का कोच, ठीक है, कोच है क्रिकेट टीम का, उसने चीज़ें खरीदी। क्या खरीदा, 3 तो बैट खरीदे, ये वैसा ही है जैसा एग्जाम्पल 2 कराया था। 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए की पड़ी उसे, उसे पड़ी 3900 की, ₹3900। और लेटर शी वाइज, ओह शी हैं, कोच हो सकती हैं शी, कुछ भी हो सकता है। शी वाइज अनादर बैट, अनादर, हाँ अनादर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। 1 बैट खरीद रहा है ना, अनादर के आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो 3 बॉल 6, 3 बैट 6 बॉल, अनादर बैट एंड 3 बॉल। तो अनादर बैट यानी एक बैट और खरीदा उसने, और 3 बॉल और खरीदी बाद में, तो वो उसे कितने की पड़ी, तो उसे वो पड़ी 1300 की। ठीक है, ये पहली चीज़ पहली बार खरीदी, दूसरी बार में ये खरीदा उसने। तो ये अलजेब्रिकली दिखाना है, ये तो मैंने पीछे कराया था वही पेंसिल इरेजर वाला। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स और कॉस्ट ऑफ बॉल बी
वाई, तो एक बैट एक्स का तो 3 बैट 3 एक्स के, जैसे एक टॉफी 5 रुपये की तो 5 टॉफी 5 × 5 की, एक बॉल वाई की है तो 6 बॉल 6 वाई की बराबर 3900। ये पहली इक्वेशन हो गई। रिड्यूस भी हो सकती है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 3 3 × 2 = 6, 3 × 3 3 × 9 00। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसा रिड्यूस कर दिया, कुछ नहीं है, 3 से पूरी जा रही है ना, 3 कॉमन निकाल के 3 × 3 3 0 9 0, तो 3 से ही पूरा ऐसे रिड्यूस कर दिया और कुछ नहीं करा है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अच्छा ये 3x है ना, अच्छा वो रिड्यूस करिए। दूसरी इक्वेशन 1x + 3y, एक बॉल वाई की है तो 3 बॉल 3y की बराबर 1300, है ना। ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। बस दोनों ग्राफिकली हम वो एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिए, ग्राफिकली बहुत आराम से हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप। ये भी वही है, फ्रूट्स की बात चल रही है इसमें। 2 kg क्या लिए, एप्पल लिए, ठीक है, एप्पल के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिस चीज़ के अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ हम मान लेंगे। 1 kg क्या लिए, ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स लिए हैं हमने, तो वो कितने के पड़े हैं हमें, 160 रुपये के, 160 ग्रेप के नीचे अंडरलाइन। इनकी पता नहीं है ना हमें कीमत। 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल कितने के पड़े नहीं पता। और क्या लिया हमने बाद में, 2 kg ग्रेप लिए, मतलब डबल डबल ले लिए, तो वो कितने के पड़े, डबल ही पैसों के पड़े होंगे 160 से, अच्छा डबल के नहीं पड़े, कंसेशन हो गया 300 रुपये की। ठीक है, तो हमें ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली दिखाना बहुत आसान है। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, वह लिख दो 1 kg एप्पल, ठीक है, 1 kg एप्पल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप बी वाई। अब 1 किलो मतलब 1 किलो सेब अगर मान लो 20 रुपये के हैं, 2 किलो 40 के होंगे, यानी 2 × 20। तो यहाँ पे 1 किलो एक्स के हैं, हमें मालूम नहीं है कितने के, तो 2 किलो कितने के होंगे, 2 × x यानी 2x। ऐसे ही 1 वाई बराबर 160। ये पहली इक्वेशन। 1 kg एक्स के हैं, 4 kg 4x के हो गए, 1 kg 20 के हैं, मान लो 20 के और मिल रहे हैं बाजार में, तो 4 किलो कितने होंगे, 4 × 20 कर देते हैं हम, तो यहाँ पे x है तो 4 × x 4x, बस 2y हो जाएगा। ये 1 किलो वाई, 1 किलो ग्रेप्स जो है वाई के हैं, 2 किलो 2y के, ये पड़े 300 रुपये के। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने एल्जेब्रिकली ये भी दिखा दी, और ये भी बहुत आसानी से ग्राफिकली शो हो सकती है। तो बस यहीं पे एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसकी कितनी एक्सरसाइज है इसमें, पूरी NCERT 6 एक्सरसाइज हैं इसमें, तो 6 एक्सरसाइज हम पूरी लेके आएंगे, 6 लेक्चर तकरीबन लग जाएंगे इसमें, तो सारी देखो तब ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, पिछला कुछ पढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंट्रो था वो मैंने ख़त्म कर दिया। इस वाले लेक्चर में हमने ये बनाना सीखा कि जो भी इक्वेशन है वो फॉर्म कैसे होती है, अगर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, अगर फॉर्म हो जाती है, हमने एल्जेब्रिकली फॉर्म करना सीख ली, तो वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने इसमें देख लिया। उसके डिब्बा बना के पॉइंट प्लॉट कर देते हैं बस ग्राफ में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो यहीं पे ये लेक्चर ओवर होता है। टाटा, गुड बाय।